जगदीश कुमार अपनी फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन आते हैं। जगदीश कुमार के साथ उनकी पत्नी अनीता और उनकी एक छोटी सी बेटी होती है पिंकी। वे लोग अपने गांव से शहर कमाने के लिए जा रहे थे। जगदीश कुमार अपने बच्चों को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अचानक से बहुत तेज़ की बारिश होने लगती है। तभी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, कुछ खाने को लाई हो क्या? मुझे खाना खाना है। हाँ पिंकी मैं खाना लाई हूँ, मुझे मालूम था लंबा सफ़र है, टाइम बहुत लगेगा। क्या मालूम तुम्हें कब भूख लग जाए, इसलिए मैं खाना बना लिया था। अनीता पिंकी को खाना दे देती है। पिंकी खाना खा लेती है। तेज़ बारिश की वजह से उनकी अचानक में ट्रेन रुक जाती है और जितने भी यात्री ट्रेन में बैठे थे वे सब डर जाते हैं। सुनो सुनो भाइयों बहनों, तेज़ बारिश की वजह से आगे ट्रेन का हादसा हो गया है, इसलिए हम लोगों को भी ये ट्रेन रोकना पड़ी। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ट्रेन पूरी खाली कर दें। ये बात सुनकर अनीता बोलती है, अरे भाई हम ऐसे कैसे ट्रेन खाली कर दें, हमने अपना पूरा टिकट दिया है और अब हमारे पास पैसे भी नहीं जो हम सवारी से चले जाएं। देखो इसमें तुम सबका भला है, अगर हमने ट्रेन चला दी और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है सब लोगों की। जैसे ही मौसम सही हो जाएगा वापस ट्रेन में आके बैठ जाना। ट्रेन का अचानक से रुक जाना सब लोगों को अच्छा नहीं लगता। जितने भी यात्री बैठे थे सब अपनी वजह से परेशान थे। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई काम पे जा रहा था। अचानक से पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है और पिंकी दर्द से रोने लगती है। माँ मेरे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है। चलो पिंकी बेटी यहाँ पे नहीं रुक सकते, नीचे उतर कर देखते हैं, कहीं आराम की जगह होगी तो वहाँ लेट जाना। वे लोग भी ट्रेन से उतर जाते हैं। जगदीश कुमार की नज़र एक पुराने ट्रेन के डिब्बे पे पड़ती है। लोग बारिश से बचने के लिए उस पुराने डिब्बे में जा रहे थे। वे लोग भी उस पुराने डिब्बे में पहुंच जाते हैं, पर पिंकी का पेट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। पिंकी के पास एक चश्मा नाम की लेडीज़ बैठी थी। वो पिंकी की यह हालत देखकर बोलती है, देखो मैं शहर में रहती हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल की नर्स हूँ, मेरे पास कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं। अगर मैं बच्ची को वो दवाइयाँ दे दूँ और इंजेक्शन लगा दूँ तो बच्ची को आराम मिलेगा। यहाँ पे तो इतनी बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। कुछ दिन की छुट्टियाँ मनाने में गांव आई थी, अब वापस शहर जा रही हूँ। चश्मा पिंकी को दवाइयाँ दे देती है। पिंकी दवाइयाँ खाकर सो जाती है, उसको आराम मिलता है। बारिश इतनी हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही उन लोगों को पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। मौसम ठीक हो जाता है, सब लोग ट्रेन में वापस चले जाते हैं। देखो ना अपना कितना अच्छा इत्तेफाक था, ना आप लोग मुझे जानते हैं और ना मैं तुम्हें जानती हूँ, पर ये 7 दिनों में ऐसा लगता है अपने एक परिवार की तरह। हम लोगों के पास चादर कंबल थी तो ओढ़ के सो गए और सरकार के तरफ से खाना आता था, इसलिए पता नहीं चला। हाँ चश्मा तुम सही बोल रही हो, अब ऐसा नहीं लगता हम लोग अनजान हैं, एक परिवार की तरह हैं। अब हम सब लोग बिछड़ जाएंगे, न जाने अब कब मुलाकात होगी। मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आएगी, तुमने मेरी इतनी परेशानी में साथ दिया और मेरी बेटी का पेट का दर्द भी ठीक हो गया। 7 दिन हो गए हैं पर पिंकी के अब तक पेट में दर्द नहीं हुआ। देख लेना चश्मा तुम एक दिन बड़ी डॉक्टरनी बनोगी। अनीता की ये बात सुनकर चश्मा बहुत खुश होती है। अब अपने स्टेशन पे आ जाते हैं, सब लोग वहाँ से बिछड़ जाते हैं। जगदीश कुमार की जहाँ फैमिली रहती थी वहाँ जाकर देखते हैं उनके घर टूटे फूटे होते हैं। अरे भाई यहाँ पे सब घर थे, ये कैसे टूट गए? इन घरों में मैं भी रहता था, मैं कुछ दिनों के लिए गांव गया था, आके देखा तो घर की इतनी बुरी हालत हो रही है,
ये सब घर कैसे टूट गए? अरे जगदीश भाई, तुम्हें नहीं मालूम, 3 दिन की लगातार जो बारिश हुई थी ना, इसकी वजह से ये घर खुद ही नीचे ढह गए। और शुक्रिया मनाओ उस खुदा का तुम जिंदा हो, वरना जो इस घर में सो रहे थे वो तो इस घर के साथ ही दब गए। उन पड़ोसी की ये बात सुनकर जगदीश और उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं अब रहने का उनका ठिकाना नहीं था, अब वो लोग कहाँ रहें। जगदीश और अनीता ये सोच ही रहे थे, तभी जगदीश की निगाह उस खाली डिब्बे पे पड़ती है। अरे अनीता देखो, सामने खाली डिब्बा है। अब हम लोगों की आदत तो बन गई है इस डिब्बे में रहने की, अब क्यों ना कुछ दिन हम इसमें रहने लगें। फिर वे सब लोग उस डिब्बे में रहने चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। उन लोगों को सरकार के तरफ से कॉलोनियाँ मिलती हैं। वे लोग कॉलोनियाँ में रहने लगते हैं, पर उन लोगों को कहाँ पता था जो बिछड़े हुए हैं वो इस कॉलोनी में मिल जाएंगे। उस कॉलोनी में चश्मा भी मिल जाती है। चश्मा को देखकर वे सब लोग बहुत खुश होते हैं और चश्मा बोलती है, देखा ना अनीता दीदी, हमें किस्मत ने फिर से मिला दिया। अब हम तो एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। और हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, तुम्हारी दुआओं से मैं बड़ी डॉक्टरनी बन गई हूँ। जो ट्रेन हादसे में सब लोग उनको मिले थे, वे सब लोग उस कॉलोनी में मिल जाते हैं। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोमिया किचन में खाना बनाती है और फ़ोन पे बात करती है। तभी सोमिया की माँ आ जाती हैं। अरे सोमिया बेटी, तू क्या कर रही है? तूने तो सारी सब्जी जला दी। तुझे तो हर वक्त फ़ोन पे ही बात करने की सूझी रहती है। थोड़ा टाइम तू खाने बनाने में भी ध्यान दे। तेरी इतनी उम्र आ गई है, अब जल्दी तेरी शादी भी करनी है। तू ससुराल में खाना क्या बना के खिलाएगी? अब तो बस मुझे यही लगता है तेरी ससुराल से तो बस शिकायतें ही आएंगी। क्या माँ, तुम हर वक्त मुझे यही ताना देती रहती हो, खाना नहीं बनाना आता, खाना बनाना सीख ले। राज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी मेरे खाना बनाने की बारी आया करेगी तो मैं होटल से मंगा लिया करूँगी। असल में सोमिया का रिश्ता पास वाले घर में हो जाता है। राज के घर में बड़े भाई और भाभी और माँ थी। जब भी राज की भाभी खाना बनाती थी, राज को हमेशा उस खाने में कमियां निकालनी होती थी। अरे क्या भाभी, तुमसे खाना नहीं बनाना आता? खाने में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। इतने साल हो गए तुम हमें ऐसे ही बेकार खाना खिलाती हो। अच्छा, मैं इतना बेकार खाना खिलाती हूँ तो अपनी बहू ले आओ ना, वो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी। हाँ राज, बहू तो सही बोल रही है। तू क्यों ना अपनी बीबी ले आ, वो तेरी ही पसंद का खाना बना के खिलाएगी। वैसे भी तुझे इसके हाथ का तो खाना पसंद आता ही नहीं है। बीबी के हाथ का खाना खाएगा तो बर्तन ही साफ़ कर देगा। देखेंगे तुझे भी, तेरी बीबी तुझे कितना ही अच्छा खाना बना के खिलाएगी। हाँ माँ, देख लेना, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएगी। भाभी के हाथ के खाने से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। सोमिया और राज की शादी हो जाती है। अगले दिन सोमिया की पहली रसोई होती है। सोमिया को हलवा बनाना होता है, पर सोमिया हाथ का दर्द का बहाना ले देती है। सोमिया के बदले हलवा बड़ी जेठानी बनाती है। सोमिया हर रोज़ कोई ना कोई बहाना ले देती थी। एक दिन सोमिया की जेठानी काजल आती है और बोलती है, सोमिया देवरानी, आज किचन में खाना तुम बनाओगी। सब लोग आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो, मैं जब तक और काम निपटा देती हूँ। काजल की ये बात सुनकर सोमिया घबरा जाती है। अरे यार, मैं क्या करूँ, मुझसे तो खाना बनाना नहीं आता। ऐसा करती हूँ, माँ से बात कर लेती हूँ, माँ अपने हाथों से खाना बनाकर यहाँ भेज देंगी। फिर सोमिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। चल ठीक है सोमिया, मैं तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ और तू पीछे वाली खिड़की से खाना ले लेना। मैंने तुझसे कितनी बार समझाया था तू खाना बनाना सीख ले, पर नहीं, तेरे तो नखरे ख़त्म नहीं होते।
राज होटल से ले आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे माँ, अब क्यों ताना देती हो? जब तक खाना मुझसे नहीं बनाना आता तब तक खाना तुम बना के भेज देना, मैं भी यहाँ कोशिश करूँगी। सोमिया अपनी माँ से खाना मंगा लेती है। सोमिया का खाना सब लोगों को बहुत पसंद आता है। अरे राज, वाह क्या बात है, तेरी तो बहू वाकई में खाना बहुत अच्छा बनाती है। जैसे तेरे नखरे वैसे ही तेरी बहू है। बड़ी बहू ने तो वाकई में इतना टेस्टी खाना नहीं खिलाया। अपनी सास की बात सुनकर काजल को गुस्सा आता है और मन मन में गुस्सा करती है। हाँ, इतने सालों से तो खाना मेरे हाथों का खा रही थी, एक बार भी तारीफ़ नहीं करी, और आज देखो, आज छोटी बहू की इतनी तारीफ़ करी जा रही है। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो, सोमिया ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। आज से सारी किचन की जिम्मेदारी सोमिया की रही। काजल आज से पूरे घर का काम संभालेगी। अब सोमिया को किचन की जिम्मेदारी मिल जाती है और काजल सारे ऊपर के काम करती है। सोमिया अब रोज़ का यही काम करती थी, अपनी माँ को फ़ोन करके खाना मंगा लेती थी। अपनी माँ का सहारा ये देखकर सोमिया खाना बनाना भी नहीं सीखती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोमिया के घर मेहमान आते हैं। अरे सोमिया, मैं बाज़ार जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, मेहमान आए हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा बना लो। काजल बाज़ार चली जाती है। सोमिया अपनी माँ को फ़ोन लगाती है पर उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाती। सोमिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कुछ बनाना भी नहीं आता था। काजल बाज़ार से वापस आती है तो देखती है सोमिया तो ऐसी खड़ी है। अरे काजल, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, बाहर मेहमान बैठे हैं। मैं बाज़ार से सब्ज़ी भी ले आई पर तुमने तो अभी तैयारी भी नहीं करी। हाँ दीदी, कोई सब्ज़ी नहीं थी ना, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा चलो, मैं ये सब्ज़ी ले आई, बना लो। सोमिया को इस हाल में देखकर काजल को शक होता है। वे किचन के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। सोमिया बार बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। उसकी माँ फ़ोन उठा लेती है। फिर सोमिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और किचन की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। मैंने अपनी जेठानी से तो ये बोल दिया कि मैं अभी बना के लाई और बाहर मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। माँ प्लीज़ जल्दी तुम खाना बनाकर भेज दो। अच्छा सोमिया बेटी, अभी रुक, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। सोमिया की ये सारी बातें काजल सुन लेती है। फिर वे अगले दिन अपनी सास को लेके आती है। माँ जी, तुम्हारे हाथ के छोले चावल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि आपसे पूछ कर हम खाना बनाएंगे। अच्छा बहू, क्यों फिक्र करती हो, चलो मैं बताती हूँ और तुम तैयारी करो। सोमिया बहू, तुम चावल बनने रख दो। अपनी सास की ये बात सुनकर सोमिया घबरा जाती है। सोमिया कुकर के बदले कढ़ाई रख देती है और कढ़ाई में चावल डाल देती है। यह देखकर सोमिया की सास बोलती हैं, अरे बहू, तुम ये काम कैसे कर रही हो? तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे तुमसे खाना नहीं बनाना आता। अपनी सास की ये बात सुनकर सोमिया रोने लगती है और सारी बात बता देती है। माँ जी, मैंने अभी तक तुमसे झूठ बोला था कि वो खाना मैं नहीं बल्कि मेरी माँ बनाकर भेजती थी। मुझसे खाना नहीं बनाना आता। हाँ, देखो माँ जी, इसकी सच्चाई तो मुझे कल पता चली थी। तुम बहुत तारीफ़ कर रही थी ना, मेरी छोटी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से ये छोटी बहू आई है तुम मुझे तो बिल्कुल भूल गई हो। अरे चुप कर काजल, तूने कौन से तीर मारे हैं? तू कौन से मैके से खाना बनाना सीख कर आई है? तूने भी तो शादी के बाद मैके जा के खाना बनाना सीखा है। अगर सोमिया से खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ, और वो भी तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। काजल की सास दोनों बहुओं को किचन में खाना बनाना सिखा देती हैं। अब दोनों बहुएं खाना बनाना सीख लेती हैं। एक गांव में बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक झूला होता है। गांव के सब लोग उस झूले से बहुत डरते थे। उस झूले पर चुड़ैल रहती थी।
कोई भी उस झूले के आसपास नहीं जाता था। रोज रात को चुड़ैल की आवाज़ें आती थीं। एक दिन रात में सब गांव वाले सो रहे थे। उस गांव के मुंशी जी भी अपने परिवार के साथ सो रहे थे। रात में अचानक से किसी रोने की आवाज़ आती है। मुंशी जी की आँख खुल जाती है। फिर वे अपनी पत्नी कमला को उठाते हैं। अरे कमला, उठो उठो, देखो ना कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये कौन रो रहा है। क्या मुंशी जी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तुमने बेकार में उठा दिया। ये आवाज़ें तो बरगद के पेड़ से आ रही हैं, और ये आवाज़ आज थोड़ी नहीं आ रही है, ये तो रोज़ आती है। अरे नहीं कमला, अब तो ऐसा लग रहा है कोई औरत रो रही है, चलो चल के देखते हैं। मुंशी अपनी पत्नी के साथ बाहर जाके देखते हैं। वे देखते हैं झूले पर एक औरत बैठी थी और खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अरे कमला, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तो एक औरत है। मैं देख के आता हूँ, तुम यहीं रहना। मुंशी जी, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ये चुड़ैल है, कोई औरत नहीं है। ये बेल से में ऐसी आती है। मुंशी जी और कमला दोनों बातें करते हैं। वे देखते हैं वे औरत अचानक से गायब हो जाती है। देखा मुंशी जी, मैंने बोला था ना, ये कोई औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। पर नहीं, तुम तो उसके पास जा रहे थे। हाँ यार कमला, मुझे तो लगा कोई औरत है। अभी तक तो गांव वालों के मुँह से सुना था कि हाँ इस पेड़ पे चुड़ैल का साया है, आज तो खुद आंखों से देख लिया। वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को कमला का भाई रमेश और उनकी पत्नी पायल आती है। पायल की नज़र उस बरगद के पेड़ पे पड़ जाती है। उसको वे झूला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शाम के टाइम सब लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तरों पे लेट जाते हैं। तभी पायल रमेश से बोलती है, देखो रमेश, बाहर बरगद का पेड़ है, उस पर एक सुंदर सा झूला पड़ा है। मेरा झूलने को बहुत मन कर रहा है। ऐसे झूले तो शहर में मिलते नहीं हैं, ये झूले तो गाँवों में मिलते हैं। जब से मैंने इस झूले को देखा है, इस पर कोई गांव वाला भी नहीं बैठा है। इन सब के तो मन भर गए होंगे झूला झूलते झूलते। चलो ना रमेश, मुझे भी झूला झूलना है। पायल, तुम पागल हो गई हो, आधी रात को तुम झूलने जाओगी? मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, तुम भी सो जाओ। रमेश तो सो जाता है, पर पायल को नींद नहीं आती। पायल के दिमाग में बस वही झूला चल रहा था। पायल रमेश को देखती है, वो सो जाता है। फिर पायल अकेली उस झूले पर बैठ जाती है। अरे मैंने रमेश जी को नहीं बताया कि मैं झूला झूलने जा रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देखा तो बहुत डांटेंगे। ऐसा करती हूँ, अब मैं सुबह को झूल लूँगी, अब नहीं झूल रही। मैं भी घर जाकर सो जाती हूँ। जैसे ही पायल उस झूले में से उतरने की कोशिश करती है, पर पायल उस झूले से उतर नहीं पाती। ऐसा लगता था उसके हाथ पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। वहाँ पर पायल को डरावनी आवाज़ें भी आने लगी थीं। ये आवाज़ें सुनकर पायल और ज़्यादा डर जाती है। फिर पायल चीखने लगती है। ये आवाज़ें सुनकर मुंशी जी भी उठ जाते हैं और रमेश से पायल के बारे में पूछते हैं। वे तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। वे देखते हैं झूले के पास पायल बेहोश पड़ी थी। रमेश, तुमने पायल को झूले में क्यों जाने दिया? तुम्हें मालूम नहीं है इस झूले पर चुड़ैल का साया है। इस झूले के आसपास तो गांव वाला भी कोई नहीं भटकता। तुम्हें भेजने से पहले हमसे पूछना चाहिए था। अब ना जाने पायल किस हाल में होगी। चलो पायल को उठाकर घर में ले चलते हैं। वे लोग पायल को घर ले आते हैं। कुछ देर बाद पायल को होश आता है। पायल, तुम्हें उस झूले में नहीं जाना चाहिए था। इस झूले पर चुड़ैल का साया है और तुम इस झूले पर बैठ गई। अब उस झूले के आसपास भी नहीं जाना। नहीं दीदी, अब मैं झूला झूलने नहीं जाऊंगी। अगले दिन पायल फिर उस झूले पर बैठने चली जाती है। फिर रमेश और मुंशी जी घर के बाहर आते हैं। पायल को उस झूले पर बैठे देखकर वे लोग डर जाते हैं। अरे ये तो अनर्थ हो गया, इसके तो पैर भी उल्टे हो गए।
अब पायल पे चुड़ैल का असर हो गया है। अब भागो यहाँ से, ये हमें नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर बाद गांव के लोग आ जाते हैं और ये सब देखकर वे भी डर जाते हैं, पर वे लोग हिम्मत से काम लेते हैं और बोलते हैं, अरे भाइयों सुनो, इसी झूले पर चुड़ैल रहती है ना, क्यों ना हम इस झूले को तोड़ दें। हाँ तुम सही बोल रहे हो, इस झूले को आग लगा दो, ये चुड़ैल भी जल जाएगी। जैसे ही वे लोग झूले में आग लगाते हैं, पायल के जिस्म में से वे चुड़ैल बाहर निकल आती है। जितनी आग झूले में लग रही थी, इतनी ही आग चुड़ैल के अंदर लग रही थी। ए गाँव वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर वापस आऊंगी। अब पूरा गांव उस चुड़ैल से आज़ाद हो जाते हैं। अब उस पेड़ के नीचे गांव के सब लोग बैठे करते हैं और चुड़ैल से अब नहीं डरते हैं।